Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. I am Sonalika and today we will discuss class 8th science chapter 2, that is microorganisms friend and foe. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? सूक्ष्म जीव। फ्रेंड और फो का मतलब होता है हमारे दोस्त और दुश्मन। कैसे माइक्रोब्स हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं। वो हमारे लिए जितने यूजफुल है उतने ही हार्मफुल भी है। इस चैप्टर में हम यही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपने नेकेड आई यानी खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। अगर हमें उन्हें देखना है तो हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास का या तो फिर माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ेगा, उसके थ्रू हम इन्हें देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं रीड कर देती हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन क्या है। देखो, you have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organism around us. हम लोग क्या क्या देखते हैं अपने चारों ओर? प्लांट्स देखते हैं, एनिमल देखते हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे जीव जो है हमारे आसपास रहते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं। These are called माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और शॉर्ट में उसे माइक्रोब्स कहते हैं। ओके, और इसका एग्जाम्पल है, मान लो आप बरसात रेनी सीजन में ब्रेड लाते हो खाने के लिए घर पे, तो अगर आप ब्रेड को छोड़ देते हो, एक लाए उस दिन नहीं खा पाए, 2 दिन 3 दिन बाद अगर आप उसे देखोगे तो उसमें क्या होगा? वो सड़ जाता है, मतलब वो स्पॉयल हो जाता है। ठीक है, उसके सरफेस पे ग्रेइश वाइट कलर का कुछ हमें दिखने लगता है ना? ऐसा होता है कि नहीं? बताइए आप सब। ओके, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में है कि हम लोग क्या होता है, रेनी सीजन ब्रेड लाते हैं तो उसके सरफेस पे क्या होता है, ग्रेइश वाइट पैचेस आ जाता है। अगर हम इस पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास पे ले जाकर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हमें टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखेगा। वो पता है क्या होता है? वो स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? वो फंगी होता है। फंगी, फंजाई, आप इसे कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, वही होता है। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। हम उसे नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हम अगर उसे खा लेंगे तो हम फिर बीमार पड़ सकते हैं, है ना? मैं आप लोग को अब माइक्रोस्कोप क्या होता है एक बार उसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, है ना, डायग्राम दिखा देती हूँ, सो दैट कि आपको समझने में आसानी हो, आप इजीली मेरे बातों को समझ सको। 1 मिनट दिखाती हूँ। ये देखो, ये डायग्राम तुम्हें दिख रहा है? ये डायग्राम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, ईस्ट हो सकते हैं, वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं, है ना? तो यहाँ पे डायग्राम है जो कि हम लोग को शो कर रहा है क्या क्या है। देखो इसमें फर्स्ट डायग्राम क्या है, वही माइक्रोब्स है। सेकंड जो है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। थर्ड हमारा वायरस और बैक्टीरिया दोनों को दिखा रहा है। इस तरह से जो रेड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये क्या है? ये ब्लड सेल्स है, और उसमें भी माइक्रोब्स और वायरस कैसे हमारे बॉडी के अंदर जा करके ब्लड को भी अफेक्ट कर सकते हैं, ये इसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं आप सबको, जो है हमारा माइक्रोस्कोप का। ठीक है, वो है ये, 1 मिनट दिखा रही हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है? ओके, तो ये रहा हमारा माइक्रोस्कोप, है ना? ये जो आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा क्या है, ये माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका लैब में और इंडस्ट्रीज़ में यूज किया जाता है ना? ये एक इंसान है, लैब टेक्नीशियन इन्हें बोलते हैं, है ना? ये लैब टेक्नीशियन है। ये क्या कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू कोई सा माइक्रोब्स को या फिर कोई सा भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपनी खुली आँख से नहीं देख सकते, यहाँ पे उसका स्लाइड रखा जाता है और ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं। इन पे जूम, और यहाँ पे जूम इन और जूम आउट करने का स्विच होता है। उसे घुमाने से जूम इन जूम आउट हो जाता है, मतलब कोई सा भी जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा और छोटा दिखाई देता है, यहाँ हम अपनी आँख से देख पाते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर आप लोग सबने देख लिया। ये देखो, ये एक और पिक्चर है हमारे माइक्रोस्कोप का। ठीक है, ये बड़ा पिक्चर है, मतलब उसी का। ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं, इसी के थ्रू हम अपने जो माइक्रोब्स हैं उन्हें देख पाते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो आपकी बुक में 2 एक्टिविटी दिया हुआ है। बोला है कि कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल। आपको कुछ सॉइल जो है, मॉइस्ट मतलब गीला सॉइल कलेक्ट करना है फील्ड से एक बीकर में, एंड उसमें कुछ पानी ऐड करना है और कुछ समय तक उसे वैसे ही छोड़ देना है। कुछ टाइम के बाद जब मिट्टी नीचे बॉटम में सेटल हो जाए तो वहाँ से एक ड्रॉप पानी हमें ले लेना है और फिर उसे स्लाइड में रख करके माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना है। आप जब उसे जूम इन करके, अभी मैंने पिक्चर में दिखाया ना कैसे हम जूम इन करके कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो हमें उसे जूम इन करके उस पानी के एक बूंद को, उस ड्रॉप को देखना है। अगर हम जब जूम इन करके उस ड्रॉप को देखेंगे तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स उस पानी में, उस एक बूंद 1 ड्रॉप वाटर में दिखाई देंगे। ठीक है, तो यही काम होता है माइक्रोस्कोप का। अब आगे दिया हुआ है हमारा सेकेंड टॉपिक है
तो जब हम इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में, मतलब इस एक्टिविटी को करेंगे और जब अपने वो जो वाटर ड्रॉप है उसे देखेंगे तो हमें बहुत सारा माइक्रोस्कोप में उस पानी के अंदर बहुत कुछ घूमता हुआ इधर उधर जाता हुआ दिखाई देगा। क्या होगा, सारा उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा जिसे हम अपनी आँख से देख पाएंगे कुछ ऐसा होगा जिसे नहीं देख पाएंगे अपने नेकेड आई से, तो उसे ही हम माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे फंगस हम ब्रेड पे जो देख पाते हैं, ग्रेइश कलर का स्ट्रक्चर हो जाता है, जो ब्लैकिश राउंड पैचेज हो जाता है, वो क्या होता है, फंगस। उसे तो हम देख पाते हैं अपने नेकेड आई से, बट कुछ बैक्टीरिया, वायरस जिन्हें हम कभी भी अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, दे फॉल्स अंडर यस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। या ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स एंड दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। कौन कौन सा आता है मेजर ग्रुप में, कौन कौन सा माइक्रोब आता है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सोन इन पिक्चर। अब हम लोग फिगर में देखेंगे कुछ माइक्रोब्स के डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये क्या है, ये हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये भी हमारा बैक्टीरिया है और ये भी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, जो कि किस चीज़ से, बैक्टीरिया को तो हम देख नहीं सकते, तो इतने बड़े फोटो में दिखे कैसे, यस हमें ये फोटो दिखे माइक्रोस्कोप के हेल्प से। हम वहाँ से देख करके और उसका पिक ले करके, क्योंकि जब हम जूम इन करके देखते हैं तो फोटो में बड़ा दिखता है, वही फोटो है, ये माइक्रोस्कोप का ही फोटो है। ओके, अब हम देखेंगे एल्गी का। ये देखो, ये हमारा है एल्गी में एग्जाम्पल आते हैं क्या क्या, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम अपने खुली आँख से, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारा क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर जो कि ये माइक्रोस्कोप के हेल्प से लिया गया, और ये हमारा है स्पाइरोगायरा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल आता है अमीबा और पैरामीशियम। और एक बात, अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, क्या है अमीबा, यूनिसेलुलर मतलब जिसका पूरा का पूरा बॉडी एक ही सेल से मिलकर बना होता है, उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। और पैरामीशियम का भी वही है। तो ये है हमारा अमीबा और ये हमारा पैरामीशियम, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये प्रोटोजोआ कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंगी। ठीक है, फंगी में क्या है, फंगी का एग्जाम्पल हमको पता है, ब्रेड मोल्ड, मतलब ब्रेड पे जो फंगस लगते हैं वो ब्रेड मोल्ड, वो यही है, ये देखो गोल गोल पैचेज हो जाते हैं ना, यही है। नेक्स्ट है हमारा पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम के बाद है हमारा एस्परगिलस। क्या क्या है, ब्रेड मोल्ड्स और पेनिसिलियम और एस्परगिलस, ये एग्जाम्पल है कि इसका फंगी का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वायरस। ठीक है, ये वायरस का डायग्राम है, ये दिख रहा है आपको, यही है वायरस का डायग्राम। एक और डायग्राम दिखाती हूँ मैं आप सबको वायरस का। ये जो दिख रहा है आप सबको, ये भी क्या है, वायरस का डायग्राम है ना। ये गोल सा, और इसके सरफेस पे क्या है, ये इसके रिसेप्टर्स है जो कि हमेशा चेंज होते रहते हैं। वायरस से आप लोग बहुत फैमिलियर होंगे ना। क्यों फैमिलियर होंगे, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है। हाँ, वायरस से हम लोग क्यों फैमिलियर है आजकल आप सब देख रहे हैं, सबको पता है अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है। एक्चुअली कोरोना वायरस का नाम नहीं है, वो डिजीज़ का नाम है। वायरस का क्या नाम है, SARS-CoV-2 है ना, और कोविड-19 डिजीज़ का नाम है। तो कोविड-19 डिजीज़ से आप सब फैमिलियर हो, और सबको क्या करना ज़रूरी है, अभी घर पे रहना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है, और समय समय पर हाथ धोना, सैनिटाइज करना भी ज़रूरी है ना। गवर्नमेंट हमसे कह रही है इन सारी नॉर्म्स का पालन करने के लिए, करना ज़रूरी है। अपने सेफ्टी रखना, खुद का सेफ्टी रखना तो खुद का जिम्मेवारी है ना। तो खुद भी सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और अपने फैमिली को भी बताइए। ठीक है, तो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। ये हमने वायरस का डायग्राम देख लिया, एक और डायग्राम दिखाती हूँ इससे रिलेटेड मैं आप लोग को। और ये देखिए, ये क्या है, कोरोना का ही डरावना रूप है, मतलब वायरस का डरावना रूप है जो हमें डरा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वायरस है क्या। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बट ये जो है दूसरे माइक्रो से अलग होता है। क्यों, क्योंकि इसे अपना जो रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए इसे कोई सा भी होस्ट बॉडी चाहिए होता है, सेल चाहिए होता है। ठीक है, इसका अपना मैकेनिज्म खुद से काम नहीं करता है, इसे अपना जनरेशन, अपना नंबर बढ़ाने के लिए एक होस्ट बॉडी का ज़रूरत होता है। तो वो होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो या तो प्लांट हो सकता है, या एनिमल हो सकता है, या तो फिर कोई सा बैक्टीरिया हो सकता है। उसके सेल को यूज़ करता है, उसके सेल के सारे प्रोसेस को यूज़ करके अपना जनरेशन आगे बढ़ाता है। सम ऑफ वायरस आर सोन इन, हम लोग कुछ वायरस का पिक्चर भी देख लिए, यहाँ अभी देखा ना हम लोगों ने। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कुछ बीमारी जो है, जैसे कि जो कि कॉमन है, जैसे कॉमन कोल्ड है ना, सर्दी खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, मोस्ट कफ्स जो है, कफ जो होता है हमें, आर काउज्ड बाय वायरसेस। तो वो सब किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ठीक है,
ओके यहाँ पे भी दिया हुआ आपकी बुक में, देखो कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर काउज्ड बाय वायरसेस, सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड ओके। तो यहाँ है बहुत सारा जो बीमारी है जो कि सीरियस होता है, जैसे पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो काउज्ड बाय वायरसेस। पोलियो याद है ना, पोलियो का वायरस हमें बचपन में ही लगता था, जो कि पीने में बहुत खराब लगता था, लेकिन फिर भी हमें पीना पड़ता था ताकि हमें फ्यूचर में पोलियो का बीमारी नहीं हो। तो डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर काउज्ड बाय प्रोटोजोआ, और डिसेंट्री और मलेरिया जो है किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोन्स के द्वारा होता है। वेयरस टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टाइफॉइड और टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज है ना। और हमने क्लास 6 अपने प्रीवियस क्लासेस दैट इज 6 और 7 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है, पहले से हम इसके बारे में अवेयर ही है ना। ओके तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं, माइक्रो क्या होते हैं, क्या कर, सब तो हमें पता चल गया, लेकिन वो रहते कहाँ हैं, हमें दिखते तो है नहीं, तो होते कहाँ हैं। तो चलो देखते हैं कहाँ होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, एल्गी, जो कुछ एल्गी, सारे नहीं, और प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, मतलब एक ही सेल का पूरा बॉडी उनका बना होता है। लेकिन कुछ कुछ जो है सो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। क्या होते हैं वे, मल्टी सेलुलर, मतलब उनका बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, और ये जो है सो सारे टाइप के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, मतलब जहाँ बर्फबारी होती है ना वहाँ भी रह सकते हैं, और जहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ती है वहाँ भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। एंड डिजर्ट टू मार्सी लैंड, जहाँ एकदम डिजर्ट है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ, और मार्सी लैंड्स में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग मतलब ये बॉडी के अंदर ही पाए जा सकते हैं। किसके बॉडी के अंदर, एनिमल में हम लोग भी आते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एनिमल जितने भी आते हैं सबके बॉडी के अंदर पाए जा सकते हैं। और ये फ्रीली एग्जिस्ट भी करते हैं, मतलब बाहर कहीं पर भी, एयर में, मिट्टी में, कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमसे क्या रिलेशन है, हमारे लिए वो यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो कैसे हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कैसे हार्मफुल होते हैं, इसका हम स्टडी करेंगे अब डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम अच्छे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छे मतलब जो हमारे दोस्त हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। माइक्रोब्स का बहुत सारे पर्पसेस में यूज होता है। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड, दही, ब्रेड जो हम खाते हैं, और केक तो सबको पसंद होता है ना, हर सबके बर्थडे में केक कटता है, कोई भी ओकेजन हो हम केक के बिना रहते ही नहीं है। तो इन्हें बनाने में माइक्रोब्स का क्या हाथ होता है, चलिए देखते हैं। और एक और बात कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनका यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, मतलब सालों से, बहुत टाइम से माइक्रोब्स का यूज हो रहा है अल्कोहल को प्रोड्यूस करने में, अल्कोहल को बनाने में, ठीक है। ओके सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने में, क्लीनिंग अप करने में भी होता है। कैसे होता है, मान लीजिए कोई सा भी ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, या तो फिर एनिमल या प्लांट अगर डाई हो जाए, डेड कर जाए, तो या फिर वेजिटेबल पिल्स, मतलब उस वेजिटेबल का जो भी वेस्ट निकलता है, छिलका वगैरह, और फीसेस, वेस्ट मटेरियल सबका, एनिमल्स का और कोई सा भी ऑर्गेनिज्म का, इन सबको ब्रोकन डाउन मतलब तोड़ता है हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में। और ये कौन करता है, ये करता है बैक्टीरिया, माइक्रोब्स करते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। और ये भी याद रखना कि जो बैक्टीरिया है उनका किस चीज़ के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, मेडिसिन के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और एग्रीकल्चर के फील्ड में माइक्रोब्स का यूज किस चीज़ में होता है, सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए। और वो कैसे होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वो क्या करते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ, और नाइट्रोजन जो है एनवायरनमेंट का उसे फिक्स करते हैं सॉइल में, और हेल्प करते हैं सॉइल को नाइट्रोजन रिच बनाने में। तो है ना हमारे लिए फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यस बिल्कुल है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, अब कर्ड कैसे बनता है और ब्रेड कैसे बनता है हम ये देखेंगे। तो हमने क्लास 7 में क्या देखा था कि हम मिल्क से कर्ड कैसे बनाते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये कौन सा बैक्टीरिया करता है, ये कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है दही में, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये हमने क्लास 7 में देखा था। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस, द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं
और उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस, जो कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस जो है सो क्या करता है, मिल्क में मल्टीप्लाई करता है, मतलब अपना नंबर बढ़ाता है और इसे कर्ड में कन्वर्ट करता है। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। और बैक्टीरिया और किस चीज़ को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे खाने के आइटम्स को, चीज़ को, पिकल्स को, इन सारी चीज़ को। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड भटूरा इज कर्ड। अगर हमें रवा, इडली, भटूरा बनाना है, उसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है, दही, यानी कि कर्ड। उसके बिना हमारा जो ये खाने का चीज़ है ये सारा नहीं बन पाएगा। कैन यू गेस वाई? क्या आप गेस कर सकते हो क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट? बैक्टीरिया एंड yeast आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। ठीक है, जो राइस, इडली और डोसा का जो बैटर बनता है राइस के थ्रू, उसके फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट और बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वे अगर नहीं रहे तो हमारा इडली और डोसा का जो बैटर है वो तैयार ही नहीं हो पाएगा, है ना। 1 मिनट। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है माइक्रोब्स, ये हम इस एक्टिविटी से समझते हैं। ठीक है, टेक ½ kg फ्लोर, यानी कि आटा या फिर मैदा ½ kg लेना है। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, और उसमें कुछ चीनी डाल करके गर्म पानी से मिक्स करना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। फिर 1 चम्मच ईस्ट पाउडर डाल करके सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है, उसे 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। आफ्टर 2 आवर व्हाट विल वी सी, क्या देखेंगे हम? 2 घंटे के बाद हम देखेंगे कि वो जो हमारा डो था वो फूल चुका है, नॉर्मल साइज से ऊपर आ गया है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल था और ये फूला हुआ डो। ठीक है, सो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारा डो जो है 2 घंटे के बाद फ्लफी हो गया, फूल गया, वो सॉफ्ट हो गया? और क्योंकि ईस्ट जो है रिप्रोड्यूस करता है बहुत फास्ट, और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। जब वो रिप्रोड्यूस करता होता है तो रिस्पिरेशन करता है, और रिस्पिरेशन करने के टाइम पे वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। वही जो बबल्स निकलते हैं ईस्ट के रिस्पिरेशन के दौरान, वो डो में भर जाते हैं हर जगह। तो जब वहाँ पे होल्स होता है वहाँ भरते जाते हैं, इस तरह से वो जो डो है पूरा का पूरा फूलते जाता है। क्यों? CO2 गैस के रिलीज होने की वजह से। ठीक है, दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। यही बेसिस है, यही आधार है ईस्ट का यूज का। इस चीज़ में होता है यूज ईस्ट का, ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक बनाने के लिए। कहाँ पे यूज होता है? इंडस्ट्रीज़ में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में भी इसी का यूज करके ये सारा चीज़ तैयार किया जाता है। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कॉमर्शियल यूज़ का मतलब कि माइक्रोब्स का बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करके उससे प्रोडक्ट बनाना कॉमर्शियल यूज़ कहलाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, मतलब विनेगर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लार्ज स्केल पे यूज होता है क्या बनाने के लिए? अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड, दैट इज विनेगर। ईस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। और कॉमर्शियल प्रोडक्शन मतलब बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करना है हमें अल्कोहल का और वाइन का, तो उसमें किसका यूज होता है? ईस्ट का यूज होता है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक, और इसके लिए ईस्ट को ग्रोन कराया जाता है नेचुरल शुगर जिस पे प्रेजेंट होते हैं, जिस ग्रेन पे, उस पे, और वो क्या है? बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूस। ओके, यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी है। क्या बोल रहा है कि 500 ml का बीकर लेना है और इसे 3/4 विथ वाटर से भर देना है, फिल करना है। डिजॉल्व 2 to 3 टीस्पून, मतलब 2 से 3 चम्मच आपको शुगर इसमें ऐड करना है, एंड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर ऐड करना है शुगर सॉल्यूशन में। ओके, और इसे कोई गर्म प्लेस पे, जहाँ पे गर्मी हो, वहाँ पे 4-5 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब 4-5 घंटे के बाद आप क्या स्मेल करोगे? आपको एक अजीब टाइप का अल्कोहल टाइप से स्मेल आएगा। ठीक है, अल्कोहल का स्मेल जैसा होता है वैसा ही स्मेल आएगा। दिस इज स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। जब 4-5 घंटा का प्रोसेस होने के बाद जो स्मेल आता है वो अल्कोहल का आता है, और शुगर जो है वो ईस्ट के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है अल्कोहल में। इसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। यहाँ पे देखो फर्मेंटेशन का डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो आप इसे अंडरलाइन जरूर कर लेना। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन समझ में आ गया। अब फर्मेंटेशन जो है उसका डिस्कवरी कौन किए थे? लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। 1857 में लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन का। ओके, तो हमने यहाँ तक क्या क्या देख लिया, एक बार समराइज कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हमने क्या देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका डेफिनेशन देखा, वो क्या होते हैं। उन्हें 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दैट इज़ बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और प्रोटोजोआ। उनके बारे में देखा हमने, वो हमारे लिए कितना यूज़फुल है, हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, उनमें एक तरह से प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं और बहुत सारा चीज़ हम उनके हेल्प से बना पाते हैं, ये सब हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट। बोल रहा है जब भी आप बीमार पड़ते होगे, आप देखते होगे कि आपके डॉक्टर जो है आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं ना। एंटीबायोटिक टैबलेट का काम क्या होता है, कैप्सूल्स और या तो फिर एंटीबायोटिक कैप्सूल्स मिलेगा या फिर इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन, उसका एग्जाम्पल है। द सोर्स ऑफ द मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वो जो दवा बनता है, इंजेक्शन में डाला जाता है जो भी दवा, वो उसका जो सोर्स है वो किस चीज़ से बनता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इन दवाओं का क्या काम होता है, या तो फिर रोक देते हैं या तो फिर मार देते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो डिजीज काउज करता है, ठीक है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड, इन्हीं मेडिसिन को क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक बोला जाता है। एक बार मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, देखो, दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इसे ही एंटीबायोटिक बोलते हैं। दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। बोल रहा है कि आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन और उन्हें बनाया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, किसके यूज से, बैक्टीरिया और फंगी का यूज करके। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इराइथ्रोमाइसिन। क्या क्या है यहाँ देखो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इराइथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल है किसका, एंटीबायोटिक का, है ना। यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल्स हैं एंटीबायोटिक्स का, विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, जो कि किस चीज़ से बने हुए हैं, बैक्टीरिया और फंगी से बने हैं। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिजीज। और इसे कैसे बनाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा के, और इससे बहुत सारे डिजीज को क्योर किया जाता है, मतलब उनका इलाज किया जाता है बाय यूजिंग ऑफ दिस माइक्रो। और एंटीबायोटिक को मिक्स किया जाता है फीड ऑफ लाइव स्टॉक ऑफ पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, मतलब उनके खाने में मिलाया जाता है, क्यों, ताकि एनिमल्स में अगर किसी तरह का अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ है उसे चेक करने के लिए, और इसको प्लांट की डिजीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, किसका, एंटीबायोटिक का। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि यहाँ बताया गया है कि जब भी आपको एंटीबायोटिक लेना हो, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस पर ही ले, और अपना जो भी कोर्स वो दिया है डॉक्टर, जितने टाइम के लिए आपको खाने के लिए कहता है उतने टाइम तक ज़रूर खाएं। और जब भी आपको जब इसका कोई सा भी रॉन्ग डोज ना लें, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वैसा ही खाएं। और बोल रहा है कि अगर आपको फ्लू हुआ है, कॉमन कोल्ड फ्लू हुआ है, तो एंटीबायोटिक लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को ही मार सकता है, और फ्लू तो वायरस से होता है, उस पर तो उसका असर होगा नहीं, है ना। सो आगे हमें देखना है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, बचपन में आपको याद है बहुत सारी चीज़ों का आपको वैक्सीन लगा होगा, पोलियो वगैरह का। तो इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है ये देखिए। क्या होता है कि जब भी आप वैक्सीन लेते हो, वैक्सीन में आपको कोई सा भी माइक्रोब्स का पैसिव यानी कि उसका डेड या इनएक्टिव फॉर्म आपके बॉडी में थोड़ा सा उसका पार्ट इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही वो बॉडी में इंजेक्ट होता है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है, और वो एंटीबॉडी जो माइक्रोब्स है उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, है ना। और वो एंटीबॉडी जो आपका बॉडी अभी बनाया है उसके अगेंस्ट, वो हमेशा के लिए आपके बॉडी में रहेगी, ताकि कभी फ्यूचर में वो पैथोजन, वो बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब वापस से आपके बॉडी पे अटैक करे, तो हमारा बॉडी ऑलरेडी उससे लड़ने के लिए रेडी रहेगा। तो इस तरह से जो पूरा वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है, इसी पे वर्क करता है। ओके, कुछ डिजीज़ हैं जो कि वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किए जाते हैं, उनमें से है कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। इन सबको हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। 1798 में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डिस्कवर किया था, किस चीज़ का, स्मॉल पॉक्स का। ओके, सो सारे चिल्ड्रन को ज़रूरी होता है कि जो भी वैक्सीन है उन्हें जितने एज में दिलवाना ही चाहिए। इसके लिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमारे न्यूज़पेपर में और टीवी में आते रहते हैं, गवर्नमेंट रन करवाती है, ताकि सब लोग पेरेंट्स अवेयर रहें इन सारी चीज़ों से, वे अपने बच्चों का वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई सा भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े।
और इसी के रिगार्डिंग वर्ल्ड वाइड कैंपेन भी चला था अगेंस्ट किस चीज़ के इराडिकेशन के लिए, किस चीज़ को हटाने के लिए, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इराडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में चला था। दिस डेज वैक्सीन आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज, ठीक है, हमें और दूसरे ऑर्गेनिज्म को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए क्या होता है, वैक्सीन लगाया जाता है। सो आई होप वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। हमने आज बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, लेकिन अगर हम और ज़्यादा पढ़ेंगे तो शायद आपके दिमाग में सब खिचपिच हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम अगले क्लास में कवर करेंगे। टिल देन अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए, लेक्चर अच्छे से देखिए, और अगर कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिए, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।